रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक बीमार महिला पड़ी हुई है और उसका पति लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है कि कोई उसे पैसे दे दे और वह अपनी पत्नी का इलाज करवा सके। उसने कुछ डॉक्टर के लिखे हुए कागज भी बाहर निकाल कर रख रखे हैं ताकि कोई उसकी मदद कर दे, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता है और वह लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है। तभी अचानक से वहां पर एक महिला डॉक्टर आती है जिसने सफेद कोट पहन रखा था और गले में डॉक्टरों वाला आला गिर रखा था। अब जैसे वो वहां पर आती है तो गुजरते वक्त उसकी नजर उस महिला के पास पड़े हुए उन पेपरों पर पड़ती है जिनमें डॉक्टर की लिखावट थी और वह एकदम से रुककर उस महिला की नब्ज चेक करने लगती है। लेकिन जब वह बैठकर नब्ज चेक कर रही थी तो यहाँ पर इस महिला का जो पति होता है वह उसकी तरफ देखने लगता है और देखकर थोड़ी देर में उसे कुछ याद आ जाता है और वो कहने लगता है कि आरती, क्या यह तुम हो? अब इस बात को सुनकर जो महिला डॉक्टर होती है वह उसकी तरफ देखती है और कहती है कि हाँ, वैसे तो मेरा नाम आरती है, लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो और कौन हो तुम? इसके बाद जो वह भिखारी होता है उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। कौन था वह भिखारी और किस वजह से अपनी पत्नी के इलाज के लिए यहाँ पर भीख मांग रहा था? क्या उसके पास कोई रोजगार नहीं था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के एक छोटे से गाँव में बड़ा ही खुशनुमा परिवार रहा करता है, जिस परिवार के अंदर 2 भाई, 1 बहन और एक उनकी माँ है। यहाँ पर जो बड़ा भाई होता है उसका नाम रघुवीर होता है और छोटे भाई का नाम मुकेश होता है और जो बहन होती है दोनों भाइयों की लाडली, उसका नाम आरती होता है। परिवार के अंदर कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी और दिक्कत थी तो केवल एक चीज की, क्योंकि यहाँ पर रघुवीर काफी दिनों का शादी के हो गया है लेकिन उसकी शादी के लिए कोई भी रिश्ता नहीं आता है। रघुवीर की जो माँ होती है वह इस बात से काफी ज्यादा परेशान रहती है और इधर उधर सभी से कहती हुई फिरती है कि कोई भी हमारे बेटे की शादी करा दो, क्योंकि अगर बड़े की शादी नहीं होगी तो दूसरे की भी शादी हो पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। दरअसल यहाँ पर इनके पास ज्यादा पुश्तैनी जमीन या ज्यादा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसी वजह से जो भी रिश्ता शादी के लिए आया करता वह लोग शादी करने से मना कर दिया करते हैं और इसी वजह से रघुवीर की शादी नहीं हो पा रही है। रघुवीर माँ से कहता भी कि माँ कोई बात नहीं, अब तो मेरी उम्र निकल गई है और अब मुझे शादी करने की जरूरत नहीं है, अब तो छोटे के लिए लड़की ढूंढने की तैयारी करो। लेकिन यहाँ पर माँ को इस बात का दुख होता है और इसी वजह से वह सभी लोगों से कैसे भी करके अपने बेटे की शादी कराने के लिए गुहार लगाने लगती है। तभी यहाँ पर उसके बेटे के लिए एक रिश्ता आता है। लड़की का नाम सीमा होता है और यहाँ पर माँ बिना सोचे समझे हामी भर देती है और सीमा से उसके बेटे की शादी हो जाती है। हालांकि रघुवीर और उसका छोटा भाई मुकेश दोनों मेहनत मजदूरी किया करते हैं और घर के अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उसके पास पुश्तैनी जमीन नहीं है ना, तो इसी वजह से सब कुछ हो रहा था। अब जैसे सीमा से शादी होने के बाद सीमा इस घर के अंदर आती है तो इस घर की शांति को पूरी तरह से भंग कर देती है। शादी के दूसरे दिन से ही वह घर के अंदर एक अजीब सा माहौल बना देती है, यानी कि अपनी सास से भी लड़ाई कर देती है, यहां तक कि अपनी ननद से भी लड़ाई कर देती है और अपने देवर से भी लड़ाई कर देती है। अब यह बात देखकर जो यहाँ पर रघुवीर होता है वह एकदम से नाराज हो जाता है और अपनी पत्नी को धमकाने लगता है, लेकिन यहाँ पर जो पत्नी होती है सीमा, वह उसकी बात को भी नहीं सुनती है और उससे भी उल्टा लड़ाई कर देती है। दरअसल यहाँ पर सीमा की शादी इसी वजह से नहीं हो रही थी क्योंकि सीमा झगड़ालू थी और उसे इसी वजह से कोई भी पसंद नहीं किया करता। लेकिन यहाँ पर जो रघुवीर की माँ होती है उसने उसके बारे में कुछ भी नहीं देखा ना सुना, डायरेक्ट उससे शादी के लिए हामी भर दी और उसके बाद आकर उसने यहाँ पर तांडव मचा दिया। इसके बाद रघुवीर उस पर पिटाई लगा देता है और पिटाई लगाने के बाद जो सीमा होती है यहाँ से रूठकर अपने मायके चली जाती है। इसके बाद जो माँ होती है वह अपने बेटे को समझाती है और कहती है बेटा ऐसा नहीं किया करते और अपनी पत्नी को मनाकर वापस ले आ। इसके बाद यहाँ पर जो रघुवीर होता है वह अपनी ससुराल जाता है, लेकिन सीमा अपने घर वालों से भी साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि नहीं, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब तक इसका परिवार इसके साथ रहेगा तो मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। इस बात को सुनने के बाद रघुवीर को बड़ा ही गुस्सा आता है क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार किया करता है और यह उनसे अलग होने के लिए कह रही है, लेकिन सीमा ने साफ साफ बोल दिया था और जब घर वाले उससे जबरदस्ती करने के लिए बोलते हैं कि नहीं तुझे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो सीमा होती है वो साफ साफ बोल देती है कि अगर आप लोगों ने जबरदस्ती मुझसे की तो उसके बाद मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूंगी। यह बात सुनकर यहाँ पर जो रघुवीर होता है वह उससे मना कर वापस अपने घर लौटाता है और अपनी माँ से कह देता है कि माँ, उसने तो ऐसा ऐसा बोल दिया है और उसको यहाँ पर लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मेरा परिवार नहीं रहेगा तो मुझे क्या फायदा इसी जिंदगी को जीने का। लेकिन यहाँ पर जो माँ होती है उसे इस बात को सुनकर बड़ा ही दुख होता है और वह अपने बेटे को समझाने लगती है, कहती है कि बेटा अगर ऐसी बात है तो तू हमसे अलग हो जा और अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रह ले, मेरे साथ तो तेरा छोटा भाई है ना, वो मेरी अच्छी तरह से देखरेख कर लेगा। लेकिन यहाँ पर जो रघुवीर होता है वो साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा और मैं अपनी पत्नी को नहीं लेकर आऊंगा, लेकिन तुम लोगों को अपने से दूर होते हुए नहीं देख सकता। इसके बाद माँ समझा समझा कर थक जाती है, लेकिन बेटा बिल्कुल भी नहीं मानता है और साफ साफ इनकार कर देता है। अब माँ को इस बात का बड़ा ही दुख होता है और इस दुख के चलते माँ काफी ज्यादा गुमसुम सी रहने लगती है। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 10 से 12 दिन बीतते हैं और 10-12 दिन बाद जब माँ की तबीयत खराब
खराब सी होने लगती है तो यहाँ पर जो रघुवीर होता है वह माँ से पूछने लगता है कि माँ क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो यहाँ पर जो माँ होती है वो कहने लगती है कि बेटा मैं परेशान इसी वजह से हूँ कि मेरे बेटे की जैसे तैसे करके शादी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उसका घर नहीं बस रहा है, तो इस बात को लेकर मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। तो यहाँ पर जो रघुवीर होता है वो कहने लगता है कि माँ उस मनुष्य का नाम तुमने क्यों लिया, क्योंकि वो हमारे परिवार को तोड़ना चाहती है। लेकिन माँ कहती है कि बेटा परिवार को तो टूटना ही है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो तुम दोनों भाइयों को अलग होना होगा, और अगर तुम नहीं होगे तो तुम्हारे बच्चे आगे जाकर अलग होंगे। अगर इस चीज से तुम्हारा घर बसता है तो क्यों ना तुम घर को बसा लो, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी के व्यवहार को जान चुकी हूं और वो इसी चीज में राजी है कि तुम अलग से उसके साथ रहो और हमसे कोई भी मतलब मत रखो। यहाँ पर बेटा फिर से मना करता है, लेकिन इस बार माँ उसे अपनी कसम दे देती है और कहती है कि बेटा अगर तू मुझे खुश देखना चाहता है तो तुझे मेरी कसम है, तू अपनी बहू को ले आ और अपने घर को आराम से बसा ले। हमारा क्या है, मैं तो अपने बेटे और बेटी को लेकर यहाँ से दिल्ली चली जाऊंगी और इस पूरे घर के अंदर तू उसी को रख लेना, क्योंकि यहाँ पर घर की भी तंगी थी दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा घर नहीं था। घर के अंदर केवल एक कमरा था, सामने बरामदा था और बाकी एक किचन था छोटा मोटा। तो इसके बाद जब माँ उसे अपनी कसम खिला देती है तो उसके बाद जो बेटा रघुवीर होता है वह भी चुप रह जाता है और बाकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन यहाँ पर जो माँ होती है वह अपने छोटे बेटे मुकेश और अपनी बेटी आरती को तैयार करती है और कहती है कि चलो हम लोग यहाँ से दिल्ली चलेंगे और वहीं पर अपना आगे का जीवन व्यतीत करेंगे, वरना तुम्हारे बड़े भाई का घर नहीं बसेगा और वो तो हमें जाने में बिल्कुल भी राजी नहीं है। ऐसा कहकर यहाँ पर वो दोनों बच्चों को तैयार करती है और तैयार करने के बाद उस घर को छोड़कर वहां से सीधा दिल्ली चली जाती है। रघुवीर की आंखों में भी आंसू हैं और वह उन्हें रोक भी रहा है, लेकिन वो लोग रुकने के लिए तैयार नहीं है और वो लोग साफ साफ कह देते हैं बेटा तुझे तेरा घर बसाना होगा और हम तो अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर लेंगे। ऐसा कहकर माँ दोनों बच्चों को लेकर वहां से चली गई थी और इसके बाद जो रघुवीर होता है वो उस घर के अंदर अकेला रह जाता है। लेकिन जब उस घर के अंदर अकेला रह जाता है तो वह अपनी पत्नी के मायके चला जाता है और वहां से उसे ले आता है। कहता है कि ठीक है, मेरे परिवार से तो तुमको दिक्कत थी, वो लोग हमें हमेशा के लिए छोड़कर यहां से दिल्ली चले गए हैं। इसके बाद यहां पर जो रघुवीर होता है उसकी पत्नी सीमा उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और यहां से ये लोग सीधे उस घर में आ जाते हैं जिस घर के अंदर कभी वह पूरे परिवार के साथ रहा करता था। लेकिन इसके बाद रघुवीर को यह घर काटने को दौड़ता है और वह ज्यादातर दिन का समय तो बाहर ही बिताया करता, लेकिन शाम को भी काफी लेट लेट अपने घर आया करता है। यहाँ पर जो पत्नी होती है उसे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके मन की मुराद पूरी हो गई थी और अब वह उस घर के अंदर रहने लगती है। लेकिन जब भी कभी पत्नी उसे लेट आने के लिए पूछा करती तो वह साफ साफ बोल दिया करता कि यह घर मुझे काटने को दौड़ा करता है, क्योंकि यहाँ पर कभी मैं अपने परिवार के साथ रहा था, लेकिन आज मैं इस घर के अंदर अकेला हूँ। तो यहाँ पर पत्नी उसे ताना सा मारते हुए कहने लगती है कि हाँ हाँ मुझे पता है कितना प्यार है, वो तो मैंने तुम्हारे लिए अच्छा किया है कि इतना बड़ा घर अब तुम्हारे हिस्से में रहेगा और तुम्हारे भाई का इसमें कुछ भी नहीं है और ना ही तुम्हें अपनी बहन की शादी करानी होगी। लेकिन यहाँ पर रघुवीर को इस बात से बड़ा ही बुरा लगता है और वह मन ही मन घुट घुट कर जीने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और इन बातों को धीरे धीरे 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन 5 साल तक भी इनको कोई बच्चा नहीं होता है। और जब शीला को बच्चे नहीं होते हैं तो यहाँ पर उसके दिमाग में घूमने लगता है कि शायद उसने इस परिवार को उजाड़कर अच्छा नहीं किया और इसी वजह से उसे बच्चा नहीं हो रहा है। लेकिन फिलहाल वह अपने पति को इस बात को महसूस नहीं होने देती है और ऐसे अपने जीवन को जीती रहती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और समय के साथ साथ अब अड़ोसी पड़ोसी भी इस बारे में बातें बनाने लगते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा है ना। और जब ये बातें घूमते घूमते सीमा के कानों तक पहुंचती हैं तो उसे इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है। इसके बाद यहाँ पर जो सीमा होती है वो इस बात को गहराई से सोचने लगती है और ज्यादा सोच विचार करने की वजह से वह बीमार भी रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और जैसे ही कुछ साल और व्यतीत होते हैं तो उसके बाद सीमा पूरी तरह से बीमार हो जाती है और यहाँ पर जो रघुवीर होता है उसको पूरी तरह से डॉक्टर साहबों को दिखाता है, लेकिन कहीं से भी उसको कोई भी फायदा नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब तरह तरह के चेकअप कराते हैं, लेकिन उनमें कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं आती जिस बीमारी के कारण उसकी इतनी कमजोर हालत होनी चाहिए थी। इसके बाद जो रघुवीर होता है वह पैसे कमाकर अपनी पत्नी के इलाज में पैसे लगाता रहता है, क्योंकि उसका फर्ज था अपनी पत्नी का भरण पोषण करना और उसको वह बखूबी निभा रहा था। लेकिन वहीं पर जो पत्नी होती है एक दिन जब उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होती है तो वह अपने पति के आते ही फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए उससे माफी मांगने लगती है। पति इस बात को देखकर पूरी तरह से हैरान है और पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर जो पत्नी होती है वो कहने लगती है कि जो कुछ मैंने किया था उसका ही फल ऊपर वाला मुझे दे रहा है। पहले तो मुझे कोई बच्चे नहीं हुए और उसके बाद अब मेरे शरीर में बीमारी लग गई। ये सारा कुछ उसी वजह से है जब मैंने तुम्हारे घर वालों को यहाँ से भगने पर मजबूर कर दिया था और इसी वजह से मेरी तबीयत ऐसे खराब हो गई है। अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम मुझे दे सकते हो। हालांकि मैंने काम तो ऐसे नहीं किए, लेकिन यहाँ पर जब रघुवीर ये सुनता है कि वह उससे माफी मांग रही है उस काम के लिए जिस काम से उसे बड़ा ही दुख हुआ था, तो उसके बाद वो कहता है कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तो यहाँ पर जो शीला होती है वो कहती है कि देखो मैं अब अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहती हूँ और आपके परिवार से माफी मांगना चाहती हूँ, तो आप मुझे वहां पर ले चलो। वहां पर मैं अपनी जिंदगी
को इस दुनिया से विदा होने से पहले उन सभी से माफी मांगकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर जो रघुवीर होता है वह इसकी बात को सुनकर एकदम से खुश हो जाता है, क्योंकि उसको भी अपने परिवार को देखने का बड़ा ही मन कर रहा है। तो वह कहता है कि ठीक है, हम चलेंगे, कोई भी परेशानी नहीं है। और ऐसा कहकर वह दिल्ली जाने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसके दिमाग में ख्याल आता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और दिल्ली जाने में कुछ ना कुछ पैसे तो लगेंगे ही, और साथ में उसकी पत्नी बीमार भी है और उसकी तबीयत खराब हो गई तो फिर पैसे कहां से आएंगे। इसी वजह से वह एकदम से ठहर जाता है और तभी उसकी पत्नी पूछने लगती है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से चुपचाप क्यों रह गए। तो यहाँ पर जो रघुवीर होता है वह अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है कि इस तरह से दिल्ली जाने के लिए तो पैसे चाहिए होंगे, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। पत्नी इस बात को सुनकर मायूस हो जाती है और चुपचाप पड़ी रहती है। लेकिन तभी यहाँ पर जो पति रघुवीर होता है वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं जरूर से अपने परिवार से तुम्हें मिलाऊंगा और तुम उनसे माफी मांग लेना, चाहे इसके लिए मुझे एक घर बेचना पड़े। अब जो पत्नी जिस घर को पाकर बड़ी खुश हो रही थी, उस घर को बेचने के बाद से वो एकदम से खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे उस परिवार से मिलकर माफी मांगने का मौका मिलेगा। इसी वजह से वह भी इस बात में कोई भी शंका नहीं जताती है और यहाँ पर जो रघुवीर होता है अपने घर को बेचने की बात कर लेता है और कुछ ही दिनों में उस घर को बेचकर वहां से दोनों पति पत्नी सीधा दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। सफर तय करने के बाद वो दिल्ली तो पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर जाने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि वो लोग कहां रहा करते हैं। रघुवीर अपने परिवार को दिल्ली में इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसके कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि दिल्ली काफी ज्यादा बड़ी है। वो कई ऐसी जगह जाता है जहां पर उसके गांव के कुछ लोग रहा करते थे और उसे ऐसी शंका थी कि शायद मेरा भाई उन्हीं के साथ रह रहा होगा। लेकिन वहां पर जाकर जब वो गांव के लोगों से वो पूछता है तो वहां पर किसी को भी उसके भाई मुकेश के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, क्योंकि इन बातों को काफी साल बीत चुके हैं और अब तक बहुत कुछ बदल चुका होगा। इसके बाद रघुवीर अपने भाई को इधर उधर ढूंढता है, साथ में उसकी पत्नी की तबीयत भी खराब रहती है, तो उसे भी जगह जगह से दवाई दिलाता रहता है जिनसे थोड़ा बहुत आराम पड़े, क्योंकि पत्नी ने रोते हुए कहा था कि मुझे इतने दिनों तक केवल जिंदा रख लो जब तक मैं तुम्हारे परिवार से माफी ना मांग लूं, और उसके बाद भले ही मेरा बिल्कुल भी इलाज मत करवाना। तो पति अपनी पत्नी को साथ लेकर इधर उधर घूमता है और धीरे धीरे उनको वहां पर ऐसे घूमते हुए लगभग 1.5 महीना बीत जाता है। 1.5 महीने के अंदर जो पैसे वो घर बेचकर लाया था वो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और इसके बाद पत्नी की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। जब पत्नी की तबीयत खराब होने लगती है तो वह अपनी आंखों में आंसू ले आती है और अपने पति का हाथ पकड़कर कहने लगती है कि देखो, शायद मैं तो इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाऊंगी, लेकिन तुम कभी भी अपने घर वालों से मिलो तो मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लेना और कहना कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था और मैं उनसे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन ऊपर वाले ने समय थोड़ा दिया था। ऐसा कहकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और इस बात को सुनकर रघुवीर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि यहां पर भले उसकी पत्नी ने कितना भी गलत किया था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और इसके बाद वो अपनी गलती को सुधारना चाहती थी, लेकिन ऊपर वाले ने उसके लिए इतना समय ही नहीं दिया है शायद। यह सोचकर वह भी रोने लगता है और दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले लिपटते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। यहां पर थोड़ी देर रोने के बाद जो शीला होती है वो एकदम से बेहोश हो जाती है और जब पत्नी बेहोश हो जाती है तो उसके बाद पति उसे गोद में उठाता है और सीधा हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद उसके पास एक भी रुपया नहीं था और जब वह डॉक्टर साहब से गुहार लगाता है और जब डॉक्टर साहब देखते हैं कि काफी ज्यादा परेशान है और इसकी हालत देखकर लग नहीं रहा कि इसके पास पैसे होंगे, तो डॉक्टर साहब एक पर्चे में उसके लिए दवाई लिख देते हैं और दवाई लिखने के बाद उससे कहते हैं कि ये लो पर्चा और इससे दवाइयां खरीद लो किसी भी मेडिकल स्टोर से और शायद तुम्हारी पत्नी को आराम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो रघुवीर होता है वह मेडिकल स्टोर पर जाता है अपनी पत्नी को एक जगह लेटाकर, लेकिन वहां पर जाने के बाद उसके पास पूरे पैसे नहीं है और यहाँ पर मेडिकल स्टोर वाला उसे दवाई देने से मना कर देता है। इसके बाद रघुवीर वहां से तो वापस लौट आता है, लेकिन उसके दिमाग में ढेर सारी उथल पुथल चल रही है कि उसे अब क्या करना चाहिए। इसके बाद जो रघुवीर होता है वो एक ऐसा फैसला लेता है जिसे शायद ही कोई ले सके, क्योंकि यहाँ पर उसने अपनी पत्नी की जान को बचाने के लिए भीख मांगने का फैसला किया था। तो इसी वजह से वह पासी के स्टेशन पर चला जाता है, क्योंकि स्टेशन पर लोगों का आवागमन काफी ज्यादा होता है और वहीं पर अपनी पत्नी को एक साइड में लौटा देता है और लोगों से हाथ जोड़ जोड़कर कटोरा लेकर भीख मांगने लगता है। कहता है कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है और कोई मुझे उसके इलाज के लिए पैसे दे दो, ज्यादा पैसे मुझे नहीं चाहिए, या फिर आप लोग मुझे इन दवाइयों को लाकर दे दो। वो पर्चा निकालकर उसने बाहर रख दिया था, लेकिन दिल्ली के अंदर लोगों के बीच में आम बात होती है और वो लोग इस पर ज्यादा गौर नहीं देते, क्योंकि कई तरह के लोग इस तरह से करके पैसे मांगा करते हैं और वो इसको भी ऐसा ही समझ रहे थे। लेकिन तभी अचानक से वहां से एक महिला डॉक्टर निकल रही थी और जैसे महिला डॉक्टर निकलते हुए उस पर्चे पर अपनी निगाह डालती है तो एकदम से उसे समझ में आ जाता है कि ये सच में ही डॉक्टर के लिखित है और ये व्यक्ति सही कह रहा है। इसके बाद वह एकदम से वहीं पर बैठ जाती है और बैठने के बाद शीला की नब्ज पकड़ने लगती है। नब्ज पकड़ने के बाद उसे पता चल जाता है कि ये सच में ही परेशान है और इसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है। तो उसके बाद वह रघुवीर की तरफ मुंह करती है और कहने लगती है, देखिए आपकी पत्नी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और आप ऐसा
करिए, इसे मेरे साथ ले चलिए और मैं इसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिलाती हूं। लेकिन यहां पर जैसे ही रघुवीर उस डॉक्टर महिला की तरफ देखता है तो एकदम से देखता ही रह जाता है और थोड़ी देर गौर से देखने के बाद कहने लगता है कि कहीं तुम्हारा नाम आरती तो नहीं। अब इस बात को सुनते ही यहां पर जो डॉक्टर साहब होती हैं वो कहने लगती है कि हाँ, मेरा नाम तो आरती है, लेकिन तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे जाना करते हो। तो यहां पर जो रघुवीर होता है वह अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहता है कि बहन, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा वही अभागा भाई हूं जो तुम्हें चाहकर भी अपने उस घर के अंदर नहीं रख पाया जिसके अंदर मैं तो तुम्हें रखना चाहता था, लेकिन ये तुम्हारी भाभी नहीं रखना चाहती थी। अब इस बात को सुनकर आरती को समझ में आ जाता है कि ये उसका बड़ा भाई रघुवीर है और इसके बाद आरती की भी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन यहां पर आरती अपनी आंखों के आंसू को पहुंचती है और कहती है कि भैया, अब इन बातों का टाइम नहीं है, पहले इनकी तबीयत ठीक करना जरूरी है और उसके बाद हम लोग बातें करेंगे और सबसे पहले इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। ऐसा कहकर आरती वहां से एक ऑटो करती है और ऑटो के अंदर अपने भाई के साथ उस भाभी को ले जाती है और सीधा अपने हॉस्पिटल में ले जाती है जहां पर वो काम किया करती है। वहां पर जाने के बाद अच्छी तरह से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है और कुछ ही देर में उसे होश आ जाता है। जब उसे होश आता है तो यहां पर आरती निकलकर अपने भाई के पास आती है और कहती है भैया से कि भैया, अब आपकी पत्नी खतरे से बाहर है और आप चाहो तो उससे मिल सकते हो। ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी जो रघुवीर होता है वह कहता है कि बहन, अब तुझे भी इससे मिलना होगा क्योंकि ये मेरे परिवार से माफी मांगना चाहती थी और इसी वजह से हम इसी तरह से यहां पर आए हैं। तो तुम भी चलो क्योंकि ये तुमसे माफी मांगना चाहती है और यही इसकी आखिरी इच्छा है। इसके बाद यहां पर आरती को इस बात को सुनकर विश्वास तो नहीं होता, लेकिन उसका भैया उससे झूठ क्यों बोलेगा और इसी वजह से यहां पर वह उसके साथ चली जाती है। जैसे वो कमरे के अंदर जाती है और यहां पर रघुवीर उसे बताता है कि ये मेरी बहन आरती है और इसी ने तुम्हें बचाया है। तो उसके बाद यहां पर जो सीमा होती है उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह हाथ जोड़कर रो रो कर आरती से माफी मांगती है। कहती है कि आरती, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की और उसी गलती की वजह से आज ये मेरा हाल है। लेकिन माँ कहाँ है और तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है, उनसे भी मुझे माफी मांगनी है। तो यहां पर जो आरती होती है इस बात को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं अभी छोटे भाई और माँ को फोन करती हूँ और वो लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद जो आरती होती है अपने छोटे भाई और अपनी माँ को फोन करती है और वो लोग पूरा परिवार वहां से वहां पर आ जाते हैं। अब तक छोटे भाई की शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे भी थे और जब वो सभी लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जो सीमा होती है उन सभी से रो रो कर माफी मांगती है। माँ की भी आंखों में आंसू आ गए थे, इधर छोटा भाई जो मुकेश होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे और यहाँ पर जो मुकेश की पत्नी और उसके बच्चे होते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि ये उनके ताऊ ताई हैं तो इसके बाद वो उनके पैर छूने लगते हैं। लेकिन मुकेश उन्हें रोकता है और कहता है कि बेटा, हम इस लायक नहीं है, हमने बहुत गलत किया तुम्हारे पिता के साथ। लेकिन तभी जो मुकेश का लड़का होता है वो कहने लगता है कि ताऊ जी, ऐसा नहीं है, माँ ने कहा है कि बड़ों के पैर छुआ करते हैं, आशीर्वाद लिया करते हैं और इसी वजह से आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसके बाद जो पूरा परिवार होता है दोबारा से एकत्रित हो जाता है और यहाँ पर जब माँ पूरी कहानी को सुनती है तो उसके बाद अपनी बहू को भी माफ कर देती है और शीला भी कुछ ही दिनों में अच्छी भली हो जाती है। उसके बाद सभी लोग आज तक भी दिल्ली के अंदर रहा करते हैं और खुशियों के साथ जीवन व्यतीत किया करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।